पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सीजीपीसीएस मेंस पेपर 7 पार्ट 3 का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस का, और हम सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं ताकि हमको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो इसके पहले जो हम टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं उसमें से है, पहला है इसमें भारत में मानव संसाधन विकास। भारत में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजितता एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन या फिर ट्रेंड। उसके बाद है मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाएं एवं परिषद। अभी तक हम इन टॉपिक को सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद जो मानव संसाधन विकास एवं विभिन्न संस्थाएं एवं परिषदें हैं, इसके अंतर्गत बहुत सारे संस्थाएं हैं। लगभग करके सिलेबस में 14-14 इंस्टीट्यूशन के बारे में हमको पढ़ना है। तो इसमें सबके सब तो एग्ज़ाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हमको सिलेबस को पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर हमको पासिंग मार्क नहीं लेना है, हमको पोस्ट लेना है, इसलिए हम अपना तैयारी पूरी रखेंगे। तो एक एक जो इंस्टीट्यूशन है उसको हम विस्तार से देखते जाएंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको भी हम देखेंगे। तो इसमें अभी तक हमने देखा है NCSER, NCERT। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं, दोनों कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम देखेंगे न्यूपा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और जो आज चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच में जो सीजीपीसीएस या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में वीडियो शेयर जरूर कीजिए। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, इसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल एंड प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसको पहले न्यूपा के नाम से जाना जाता था, न्यूपा के नाम से। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके इसको नीपा शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। अब इसके बारे में सबसे पहले हम मोटा मोटा ये है क्या इसको समझ लेते हैं। तो ये क्या है, भारत ही नहीं, ये भारत का नहीं बल्कि ये दक्षिण एशिया का एक प्रमुख संगठन है। दक्षिण एशिया मतलब जो हमारे एशिया महाद्वीप है, उसके एशिया महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, जिसके अंतर्गत हमारे आपके भारत हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, जो आसपास के हमारे पड़ोसी देश हैं, उसके लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। अब भाई ये क्या चीज़ का संगठन था, जाहिर सी बात है ये क्या है, राष्ट्रीय शैक्षिक मतलब शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो ये इसका कार्य क्या है, ये है आपके शैक्षिक विकास योजना, जो शिक्षा से संबंधित विकास है उसके लिए योजना बनाता है। उसके बाद इसके प्रबंधन की जो प्रबंधन क्षमता है उसमें विकास करता है। उसके बाद शोध कार्य करता है। इसको और हम डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब ये पहले समझ लेते हैं कि ये नीपा, ये जो न्यूपा है क्या, ये एक तरीके से जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं उनको प्रबंध करने के लिए या मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट अलग तरीके से बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय बड़ी संस्था है। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद 2006 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दिया गया ताकि स्वयं उपाधि प्रदान कर सके, और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। मतलब ये इसका जो स्थापना है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। और मेन काम क्या करता है, ये पहले तो एक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई, लेकिन बाद में 2006 में मानद विश्वविद्यालय क्या है इसके बारे में जो हम यूजीसी पढ़ेंगे, यूजीसी में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि मानद विश्वविद्यालय होता क्या है। अब मानद विश्वविद्यालय को जो भारत सरकार होती है उसके द्वारा एक पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया जाता है अपने कार्यभार के लिए, मतलब अपना निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र होता है। और साथ में ही वित्त पोषित का अर्थ है कि ये गवर्नमेंट द्वारा जो ग्रांट है वो उसको मिलता ही रहता है, मतलब चलाने के लिए उसको जो पैसा चाहिए तो वो गवर्नमेंट के द्वारा मिलता ही है। अब इसके बारे में छोटा छोटा मोटा जानकारी है, अब इसके बारे में देखते हैं विस्तार से।
सबसे पहले क्या हुआ, आरंभ में जो न्यूपा है इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। ये तो भारत के संदर्भ में हमने देखा कि कैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी स्थापना की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है मेंस का, तो अब हम वापस से जाते हैं, हमारा मेंस का टॉपिक क्या है, मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाएं व जो परिषद है उनकी क्या भूमिका है। तो माना एक तरीके से अब इस टॉपिक को जो इसके पहले जितने सारे हमने लेक्चर देखे हैं उससे कनेक्ट करके समझना है कि ये सारी संस्थाएं कि होता क्यों है, क्या अगर शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा का संबंध हम पढ़ रहे हैं, तो फिर इसका संबंध मानव संसाधन विकास से क्यों जोड़ा जा रहा है। तो कहीं न कहीं शिक्षा ही मानव संसाधन विकास का एक आधार है। तो इसके लिए शिक्षा के लिए कहीं भी बिठा के शिक्षा तो नहीं दिया जा सकता, तो इसके लिए एक प्रॉपर या नियोजित तरीके से एक संस्थान होने चाहिए। तो इसके लिए इन संस्थानों की ज़रूरत पड़ी। तो इसका केंद्रीय मानव संसाधन के द्वारा इसकी स्थापना की गई, लेकिन इसके पहले इसकी स्थापना हो चुका था। तो इसका क्या इतिहास है उसको देखते हैं। आरंभ में न्यूपा की स्थापना की गई थी 1962 में। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की हुआ कहाँ था, यूनेस्को केंद्र के रूप में, एक केंद्र यूनेस्को द्वारा एक केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और यह एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाओं को नियंत्रित करता था। यूनेस्को के द्वारा शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्या था, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के जितने भी देश थे उनके शैक्षिक कार्यक्रमों पर नज़र रखता था। कब किया गया था इसकी स्थापना, 1962 में। अब क्या हुआ, 1965 में इसको एशियाई शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 4 साल बाद भारत सरकार द्वारा इसको अधिग्रहित कर लिया गया। स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सीधा अगर हम देखेंगे तो यूनेस्को के द्वारा की गई थी 1962 में। उसके बाद इसमें कुछ संशोधन करके इसको मतलब एक तरीके से देखें कि एशिया के लिए ही यह संस्थान रहे करके इसको थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया गया इसके नियमावली में 1965 में। उसके बाद ठीक 4 साल बाद 1969 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया इसको। जैसे अभी वर्तमान में आप देख रहे होंगे किसी भी चीज़ की सफलता के लिए क्या किया जाता है, एक दूसरे को अधिग्रहित करते रहते हैं जो बड़े बड़े संस्थानें हैं। अभी आप हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं, करेंट में बहुत सारा चल रहा है कि जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं एक दूसरे को विकास में एक दूसरे का सहयोग कर सके, इसलिए एक दूसरे का अधिग्रहण कर रहे हैं या शेयर मार्केट को बेच रहे हैं। तो इस तरीके से ये पहले से भी चलते आ रहा है। तो भारत सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया और इसका नाम क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाकार एवं प्रशासक कॉलेज, ये नाम दिया गया है आपके भारत सरकार द्वारा। उसके बाद 1979 में इसका नाम न्यूपा कर दिया गया। पहले तो इसका नाम क्या था, पहले नाम था नीपा था, नीपा। उसके बाद में नाम को परिवर्तित करके इसका नाम क्या कर दिया गया, न्यूपा, भारत सरकार में 1979 में। ये इसका इतिहास हो गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है। तो ये इसके अंतर्गत 10 विभाग हैं। उसके बाद पुस्तकालय बहुत समृद्ध है इसका, विश्वविद्यालय बहुआयामी है तथा ये बहुआयामी गतिविधियों के अलावा एमफिल, पीएचडी और अंशकालीन पीएचडी पाठ्यक्रम को संचालित करता है। शोध कार्यक्रम भी कराता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही प्रकार के शोध कार्यक्रम को कराता है। इससे हमको ये पता चलता है कि जो नीपा है या जो न्यूपा है उसकी स्थापना 1962 में हुई थी। 1962 में हुई थी, कुछ परिवर्तन के साथ 1969, उसके बाद 1969 में तो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया। 1989 में 79 में ये भारत सरकार द्वारा इसको पूरी तरीके से परिवर्तित करके भारत के हिसाब से इसमें परिवर्तित किया गया और विभिन्न कार्यों को इसको सौंप करके इसको एक स्वायत्त संस्था के रूप में
स्थापित किया, इसका कार्य क्या है, इसमें एक्चुअल में हम चाहते तो इसको पैराग्राफ के रूप में हम देख सकते थे, लेकिन क्या है बहुत सारे हमको ऐसे इंस्टीट्यूशन पढ़ना है तो हमको याद नहीं रह पाएगा, मिक्स हो जाएगा कि इसकी स्थापना इसमें हुई थी, किसकी स्थापना इसमें हुई थी। तो इसलिए हम उसको ऐसे पढ़ रहे हैं ताकि हमको उसका जो कीवर्ड है, मेन पॉइंट हमको याद रहे, अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम उसको लिख सकें, क्योंकि लगभग सभी का काम एक ही जैसा, जैसे हम यूजीसी पढ़ेंगे तो यूजीसी का वही है, एनसीईआरटी का भी वही है, तो लगभग सबका काम क्या है, शिक्षा के माध्यम से मानव संसाधन का विकास, लेकिन सभी में कुछ न कुछ अंतर है, तो हम उसी अंतर को पकड़ के अपना उसको पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे ताकि हमको कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमने इसमें नया क्या किस चीज़ है, एक तो सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को से बाद में भारत ने इसको अधिग्रहित कर लिया और ये स्वायत्त संस्था इसको में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद इसका विज़न क्या है देखते हैं। विज़न है उन्नतशील ज्ञान के द्वारा ज्ञानपरक मानव समाज का विकास करना। सभी का अपना एक विज़न होता है, तो इसका है उन्नतशील ज्ञान के द्वारा ज्ञानपरक मानव समाज का विकास करना। मतलब इसमें तो समझ लायक ऐसे कुछ है नहीं, अगर एग्ज़ाम में आप ज़रूरी नहीं इसको लिखें, बस जानकारी है तो ठीक है, अगर आपको याद आता है आंसर राइटिंग के समय तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मोटा मोटा इसका हमारा हो गया जानकारी की न्यूपा क्या है। संस्था तो हमने बना लिया, अब इसका मिशन क्या है, तो इसका मेन मिशन है निपा का मिशन वैश्विक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में उन्नत स्तर के शिक्षण, शोध और क्षमता विकास को बढ़ावा देते हुए शिक्षा नीति, योजना एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र बनाने का प्रयास करना। जिसमें जो शब्दावली है थोड़ा कठिन लग रहा है, उसको हम आसान करके समझते हैं, क्योंकि जब हम लिखने के लिए बैठते हैं तो जो पढ़े रहते हैं वो शब्दावली हमको तो याद नहीं आ पाता। हाँ, कुछ ऐसे हैं विद्यार्थी रहते हैं जो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन मेंस ऐसा है इतना बृहद होता है कि हमेशा रट्टा काम नहीं आएगा, तो हमको पहले समझना है। मिशन ये है कि शिक्षा का विकास तो करना ही है, लेकिन उसको ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका क्षमता को विकास करना है कि सभी दृष्टि से राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास करना है। तो जो आपका विकास है वो विकास भी आपका राष्ट्रीय स्तर का ना होकर के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसीलिए निपा की स्थापना की गई। बहुत सारे संस्थान हैं, तो मेन इसका मकसद ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत करना, ताकि हमारा जो मानव संसाधन का विकास है वो भी उसी स्तर पर हो। उसके बाद उद्देश्य देखें, उद्देश्य है सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप कैसे देखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं, फिर समझेंगे एक साथ। छात्रवृत्ति तथा शोध के लिए अनुदान। उसके बाद है समन्वित ढांचा तैयार करना। देखिए, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं अभी, CGPCS या स्टेट PCS या UPSS या जो भी एग्ज़ाम की कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेट स्लेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप विद्यार्थी हैं, तो अभी आप उसके बाद क्या होगा, आप एग्ज़ाम पास करते हैं, एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद नौकरी के हिसाब से अलग अलग प्रोसेस होता है। तो कुछ जैसे प्राइवेट संस्थानें हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर है, तो सेवा के पूर्व जैसे ही आपका ज्वाइनिंग होता है तो डायरेक्ट आपको काम करने के लिए स्थल पे नहीं भेजता, उसके पहले क्या कराता है, खासकर तो सिविल सर्विस में ट्रेनिंग देता है, उसके पोस्ट के हिसाब से 2 महीना 3 महीना या 6 महीना या साल भर का ट्रेनिंग कराता है। ट्रेनिंग कराने के बाद आपको जो कार्य है उसको सुपुर्द किया जाता है। उसके बाद आपने जो ट्रेनिंग किया था उसके आधार पे अपना आगे का जो कार्य है उसको करते हैं। अपनी योग्यता तो आप उपयोग करते ही हैं। तो जो निपा का मेन काम क्या है, सेवा के पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवा के पूर्व मतलब उसके पहले और सेवा के दौरान दोनों तरीक़ा से प्रशिक्षण कराता है। तो अब ये किसको कराएगा, ये सिविल सर्वेंट को तो नहीं कराएगा, मतलब ये शिक्षा से संबंधित है। इसीलिए शिक्षा से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या टीचर्स हो, उनको प्रशिक्षण देता है, प्रशिक्षण कराता है कि ताकि वो
जो अपना कार्य है, उत्तरदायित्व है, बहुत अच्छे से निभा सकें। दूसरा है छात्रवृत्ति तथा शोध के लिए अनुदान प्रदान करना। बहुत सारे क्षेत्र में आप देखते हैं होंगे कि जो शोध कार्य है उसके लिए अलग से पैकेज रहता है और विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। तो नीपा भी ये कार्य करता है, छात्रवृत्ति और शोध के लिए अनुदान देता है। समन्वित ढांचा तैयार करना। समन्वित ढांचा तो तैयार करना लगभग जितने भी हैं हम इसमें पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशन, उसमें उनका एक गुण ये है, एक कीवर्ड को आप हमेशा याद रखिए, समन्वित करना या प्रबंधन करना, ये है उनका मेन कार्य होता है। और इसके अंतर्गत है जैसे इनको मानद विश्वविद्यालय सरकार के द्वारा घोषित कर दिया गया, तो वो उपाधि भी देता है, चाहे वह एमफिल का हो या पीएचडी का हो, तो उपाधि भी प्रदान करता है। उसके बाद क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थान है, तो राज्यों को उसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं और केंद्र को ये परामर्श प्रदान करता है कि मानव संसाधन विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनमें किस प्रकार का नियम होना चाहिए, किस प्रकार का नियोजन होना चाहिए और उसका इसमें धरातल पर किस प्रकार के क्रियान्वयन होना चाहिए। तो ये एक तरीके से परामर्श देने का भी कार्य करता है। ये हो गया उसका उद्देश्य। उसके बाद इसका कार्य देखें तो कार्य में है विचार मंथन हेतु मंच प्रदान करता है। अगर आपके पास बहुत अच्छे विचार हैं, आपके पास बहुत अच्छा कौशल है, आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मंच ही नहीं मिलेगा तो आप उस गुण का प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो नीपा है ये है कि मंच प्रदान करता है। मंच कैसे प्रदान करेगा कि ये हर स्तर पर शोध कार्य कराता है, छात्रवृत्ति प्रदान करता है। उसकी सहायता से जो विद्यार्थी हैं या जो इससे संबंधित व्यक्ति हैं वो अपने योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, तभी आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो तो प्रदान करता है। उसके अलावा मंच कैसे आपको विश्वविद्यालय भी प्रोवाइड कराएगा, तो वहाँ पे आप पढ़ाई भी करेंगे। पढ़ाई करने के बाद जो भी आपने अनुभव किया है उसको आप रिसर्च पेपर या रिसर्च टॉपिक बना के या तो सेमिनार के माध्यम से या फिर पब्लिश करके उसको उसका उपयोग में लाएंगे कि तो कहीं न कहीं से एक तरीके से मंच दे रहा है उस व्यक्ति के लिए, तो ये मंच प्रदान करता है। दूसरा सरकार एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मध्य सहयोग करता है, जिसको पहले भी दे चुके सरकार, और जैसे सरकार कोई भी सरकार है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जितने भी आपके शिक्षा से संबंधित संस्थानें हैं उनके बीच में आपसी तालमेल बनाने का कार्य भी नीपा करता है। उसके बाद है परामर्श। राष्ट्रीय, इसको ये वही पॉइंट हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श भी देता है, सुझाव देता है। उसके बाद है शैक्षिक कार्यक्रमों को नियोजित का संबंधित समग्र निर्माण करना। शैक्षिक कार्यक्रम को नियोजित संबंधित सामग्री निर्माण करना। आप शैक्षिक कार्य कर रहे हैं तो ये तो उसके बगैर संभव नहीं कि आपके पास कोई सामग्री नहीं हो। इससे संबंधित सामग्री क्या हो सकता है, जैसे आपके पास पुस्तक चाहिए, नोटबुक चाहिए, रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च से संबंधित आपको सामग्री चाहिए। बिना इसके आप ऐसी हवा में तो रिसर्च नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो जो भी है इससे संबंधित वो सारे संबंधित जो सामग्री हैं उनके निर्माण कार्य में भी ये दिशा निर्देश देता है और उनको बनाने के लिए भी ये एक तरीके से अनुदान प्रदान करता है। अनुदान किसके द्वारा ही दिलवाएगा, वो सरकार के द्वारा ही दिलाएगा, लेकिन इसमें आगे आके ये पहल करता है। उसके बाद ये क्वेश्चन आए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित इसको देख लेते हैं कि एक है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसको हम शॉर्ट में किस तरीके से लिखेंगे, एक फॉर एग्जांपल के लिए, बाकी तो आप अपने से देखेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय नीपा न केवल भारत का अपितु संपूर्ण एशिया का प्रमुख संगठन है जो प्रबंधन और शैक्षिक योजना के क्षेत्र में शोध और क्षमता विकास के कार्य में संलग्न है। इस तरीके से आप सारगर्भित आंसर लिखेंगे। तो ये तो आपको हो गया
इसी को 30 में, 60 में या 100 वर्ड में जैसा आता है उस हिसाब से जहाँ यहाँ पर जितने हमने पॉइंट देखा उसको आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक नीपा। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं बोल देती हूँ, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। और आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको भी हम देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन जिसको आपको 30 वर्ड में आप लिख के कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। ज़रूर प्रयास कीजिए इसको लिखने का अपने शब्द में, क्योंकि आप जितना अधिक लिखेंगे उतना ही अधिक आपको फ़ायदा होगा। खासकर जो मेंस के स्टूडेंट हैं वो अगर किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसको लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन है आज का, नीपा का उद्देश्य को लिखिए। आपको जितना शब्द में खासकर आप 1 लाइन 2 लाइन जितना भी आप शब्दों में समेट सके अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी अपने आप नोट्स बुक में क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको अपने हिसाब से आप लिखने का प्रयास कीजिए। सभी को सबसे पहले तो कीजिए 30 वर्ड में लिखने का। पहला क्वेश्चन है नीपा क्या है। दूसरा है नीपा के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, इसको आप 100 शब्द में लिखने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है नीपा के प्रमुख कार्य को लिखिए, इसको आप लिखेंगे 100 शब्द में। तो आज के ये जो टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जो आज चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़रूर बांटिए। कई बार क्या होता है मटेरियल हमारे पास नहीं रहता है तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं। और मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ जितना भी आपको इसमें पढ़ाया गया है बहुत रिसर्च के बाद ही एक कॉम्पैक्ट नोट्स बना के आपको बताया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।